एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 5 दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 14 है। और आज बेटा मैं इस चैप्टर का एक टॉपिक लेकर आई हूं जो कि है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को, रेस्पिरेटरी रेट को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। राइट, आपने देखा होगा कभी आप ज्यादा सांस लेते हैं, राइट, ज्यादा एक्सपायर करते हैं, कभी कम होता है, नॉर्मल होता है, मतलब तो ये क्यों कर पा रहे हैं, इसको रेगुलेट कैसे कर पा रहे हैं, कौन है इसके पीछे, कौन रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के अंदर, वही चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। राइट, सो आर यू गाइज रेडी? जल्दी बताइए। तो पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। राइट, मतलब रेस्पिरेशन। चलिए, तो देखिए आपकी एनसीईआरटी क्या बोल रही है। आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि ह्यूमन बीइंग हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी, हमारे पास एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है कि हम हमारे रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन एंड रेगुलेट, मतलब मेंटेन एंड मॉडरेट कर सकते हैं टू सूट द डिमांड्स ऑफ बॉडी टिश्यू। जो हमारी बॉडी टिश्यू की या हमारी बॉडी के जो डिमांड्स होती है, उस डिमांड्स के अकॉर्डिंग हम अपने रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन एंड मॉडरेट कर सकते हैं। राइट, हमारे पास ये एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है। ओके, दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। अब ये किसकी मदद से हम कर पाते हैं? ये मॉडरेट और मेंटेनेंस जो है, ठीक है, ये किसकी मदद से होता है? हमारे न्यूरल सिस्टम की मदद से। क्या सिर्फ न्यूरल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? राइट, यहां पर न्यूरल सिस्टम प्लस केमिकल जो है इस पर डिपेंड करता है हमारा रेस्पिरेटरी रिदम। राइट, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लैंक स्लाइड से। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और मैं चलती हूं ब्लैंक स्लाइड की तरफ। बिना ब्लैंक स्लाइड के तो मजा ही नहीं आता, ना मैम को मजा आता है ना मेरे स्टूडेंट्स को मजा आता है बिना ब्लैंक स्लाइड के। तो चलिए चलते हैं बेटा। हमने क्या बोला? हमने क्या बोला यहां पर कि ह्यूमन बीइंग्स जो है, राइट, ह्यूमन बीइंग्स जो है ये क्या कर सकते हैं? कैन मेंटेन and moderate the respiratory rhythm। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहां देखिए इन्होंने बोला ना कि हम अपनी रेस्पिरेटरी रिदम को क्या कर सकते हैं? मॉडरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कर लेते हैं मॉडरेट। किसकी मदद से करेंगे? तो हम यहां पर हमारे रेस्पिरेटरी रिदम को मॉडरेट करेंगे किसकी मदद से? न्यूरल सिस्टम की मदद से। किसकी मदद से? न्यूरल सिस्टम की मदद से। देखिए अभी मैं करती हूं।
ठीक है, तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं दो प्रकार के रेगुलेशन, राइट। न्यूरल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। दूसरा होगा बेटा यहां पर केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। पहली कौन सा हो गया, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, दूसरा है केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। न्यूरल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग में हम क्या पढ़ते हैं, कौन है जो क्या करेगा, यहां पर रेगुलेट करेगा, राइट, ब्रीथिंग को। तो यहां पर हम पढ़ते हैं बेटा, किसको पढ़ेंगे जल्दी बताइए, यहां पर हम पढ़ेंगे मेड्यूला ऑब्लंगाटा को। किसको, मेड्यूला ऑब्लंगाटा। तो पहला हो गया हमारा मेड्यूला ऑब्लंगाटा, राइट। दूसरा कौन सा होगा, पोन्स, दूसरा कौन सा होगा, पोन्स, ठीक है। यहां पर मैं बोलूं मेड्यूला ऑब्लंगाटा जो है बेटा, इसमें प्रेजेंट होता है क्या, मेड्यूला ऑब्लंगाटा में प्रेजेंट होता है, यहां पर प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, राइट। दूसरा यहां पर प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होगा यहां पर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। पी से क्या है, पोन्स, और देखिए न्यूमो में क्या आता है, पी आता है, राइट, पी साइलेंट है, आ तो रहा है पी। तो यहां पर बेटा पोन्स में क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है जल्दी बताइए, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। केमिकल रेगुलेशन जो है यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, कीमोसेंसिटिव एरिया। क्या प्रेजेंट होता है यहां पर, कीमोसेंसिटिव एरिया, राइट। इतना समझ में आया, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट जैसे जैसे मैं करा रही हूं, अगर आपने ऐसा करा तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। चलिए, ओके, तो हमने क्या पढ़ा बेटा कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं इनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकते हैं, अपने रेस्पिरेटरी जो रिदम है उसको मेंटेन या मॉडरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये किसकी वजह से होता है, न्यूरल सिस्टम की वजह से और केमिकल एंडोक्राइन की वजह से, राइट। यहां बोले केमिकल सिग्नल्स की वजह से, एंडोक्राइन को छोड़ो, हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल, ठीक है। तो यहां पर केमिकल प्लस न्यूरल दोनों रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हमारे जो रेस्पिरेटरी रेट है उससे मॉडरेट एंड मेंटेन करने के लिए। वहीं पर हम बात करें न्यूरल सिस्टम की, तो न्यूरल सिस्टम में भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो न्यूरल सिस्टम में हमने पढ़ा है पोन्स एंड मेड्यूला, राइट। पोन्स एंड मेड्यूला पढ़ा है, तो मेड्यूला प्लस पोन्स ये दोनों रेगुलेट करते हैं किसको, हमारे रेस्पिरेटरी रिदम को या रेस्पिरेटरी रेट को। वहीं पर अगर मैं केमिकल की बात करूं तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं भाई, हमारी जो ब्रीथिंग है उसे मेंटेन कर रखते हैं, और ये क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कीमोसेंसिटिव एरिया। तो केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग में क्या प्रेजेंट होता है, कीमोसेंसिटिव एरिया, जो कि सेंसिटिव होता है किसके लिए, CO2 के लिए प्लस H+ आयन के लिए। मैं पूरा लिखवाऊंगी, डोंट वरी, एक एक चीज मैं प्रॉपर लिखवाऊंगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए
क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? तो हम एक एक कर कर पढ़ेंगे पहले, राइट? तो पहले हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? मेड्यूला ऑब्लंगाटा के बारे में, कि मेड्यूला ऑब्लंगाटा जो है ये कैसे रेगुलेट करता है, राइट? चलिए, तो मेड्यूला ऑब्लंगाटा आपने सुना होगा, यहां पर इस रीजन में प्रेजेंट होता है डीआरजी एंड वीआरजी, राइट? तो हम डीआरजी और वीआरजी पढ़ेंगे यहां पर, ठीक है? हम क्या पढ़ेंगे? डीआरजी एंड वीआरजी। चलिए, क्या है डीआरजी, क्या है वीआरजी, देख लेते हैं। डीआरजी का मतलब है यहां पर बेटा डॉर्सल, डी आरजी का मतलब है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्या है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं? डी आर जी। क्या कहते हैं? डी आर जी। वहीं पर ये क्या है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जिसे हम क्या कहते हैं? वी आर जी। क्या कहते हैं? वी आर जी, राइट? तो यहां पर हमने क्या पढ़ा? डीआरजी एंड वीआरजी। डीआरजी की मैं अगर बात करूं बेटा, किसकी बात करूं? डीआरजी की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर क्या है बेटा? यहां पर प्रेजेंट होता है इंस्पिरेटरी एरिया। क्या प्रेजेंट होता है यहां पर? इंस्पिरेटरी एरिया। यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? एक्सपीरेटरी एरिया। एक्सपीरेटरी एरिया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने ये चीज तो पढ़ ली कि मेड्यूला ऑब्लंगाटा में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है, बट अगर आपसे आ गया क्वेश्चन कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में प्रेजेंट होता है या वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप में, तो आप क्या बोलोगे कि यहां पर जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है बेटा वो कहां पर प्रेजेंट होता है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में, राइट? तो यहां पर कहां पर हम बोल रहे हैं? यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? जल्दी बताइए, यहां पर क्या प्रेजेंट होता है हमारा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या प्रेजेंट होता है? यहां प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? क्या प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है मेड्यूला ऑब्लंगाटा के डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में प्रेजेंट होता है। अब मैं बात करूं बेटा ये कैसे कंट्रोल करते हैं, राइट? ये कैसे रेस्पिरेटरी रिदम जो है इसको कंट्रोल करते हैं? तो हम बात कर रहे हैं इंस्पिरेटरी एरिया की। तो ये कैसे कंट्रोल करता है? ठीक है, कैसे कंट्रोल करेगा इंस्पिरेटरी एरिया? तो ये कंट्रोल करता है नॉर्मल ब्रीथिंग को। किसको? नॉर्मल ब्रीथिंग को। तो ये कंट्रोल करता है कंट्रोल नॉर्मल ब्रीथिंग। मतलब किसको कंट्रोल कर रहा है बेटा? ये कंट्रोल करता है इंस्पिरेशन को, राइट? किसको कंट्रोल करता है? इंस्पिरेशन को। तो ये कंट्रोल करता है इंस्पिरेशन को, राइट? ये इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है? और ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसको कंट्रोल करता है? कंट्रोल फोर्सफुल
फोर्सफुल ब्रीथिंग मतलब एक्सपीरेशन को, ये किसको, एक्सपीरेशन को कंट्रोल करता है, राइट। फोर्सफुल ब्रीथिंग में भी किसको, फोर्सफुल एक्सपीरेशन को कंट्रोल करता है ये, ठीक है। ये किसको कंट्रोल करता है, फोर्सफुल एक्सपीरेशन को, किसको, फोर्सफुल एक्सपीरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, जल्दी बताइए इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो ये कैसे कंट्रोल करता है नॉर्मल ब्रीथिंग और ये फोर्सफुल ब्रीथिंग को, तो देखिए यहां पर हमने पढ़ा है बेटा, क्या पढ़ा है मैम, यहां देखिए हमने पढ़ा एक चीज, ये क्या करता है, ये क्या करता है, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, किसके कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है ये कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है किसके, एक्सटर्नल, भाई नॉर्मल ब्रीथिंग में कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो ये किसको कंट्रोल करेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, किसको, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। सिंपल सी बात है भाई, ब्रीथिंग में हमें ब्रीथिंग को कंट्रोल करना है, राइट। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन को कंट्रोल करना, तो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, प्रेशर में चेंज, कंसंट्रेशन में चेंज होने की वजह से। और इस प्रेशर को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मसल्स रिस्पॉन्सिबल है, राइट, रिब्स रिस्पॉन्सिबल है। अब इस रिब्स को भी अपलिफ्ट कौन कर रहा है, मसल्स करती है, कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। फिर हमने देखा था कि डायफ्राम जो है वो कंट्रोल करता है। फोर्सफुल एक्सपिरेशन में हमने देखा था एब्डोमिनल मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे नॉर्मल, किसको, नॉर्मल ब्रीथिंग मतलब इंस्पिरेशन को कंट्रोल करना है, तो इंस्पिरेशन में जो मसल्स इन्वॉल्व होती है उनको कंट्रोल करना है। इंस्पिरेशन में एक तो डायफ्राम इन्वॉल्व होता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व होती है। तो क्या मैं इनको कंट्रोल कर लूंगी तो मेरी ब्रीथिंग कंट्रोल हो जाएगी, बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। तो मुझे किसको कंट्रोल करना है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, जिसे हम और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, EIM, राइट। वहीं पर दूसरा क्या कंट्रोल करना पड़ेगा मुझे, डायफ्राम। तो अगर मैं डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कंट्रोल करती हूं तो पूरी ब्रीथिंग कंट्रोल हो जाएगी मेरी, राइट। क्लियर है, मतलब कौन सी, नॉर्मल इंस्पिरेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। सिंपल सी बात है, एक बार और समझाऊंगी मैं। नॉर्मल इंस्पिरेशन मुझे करना है तो उसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है, मेरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करती है, मेरी रिब्स को बाहर की तरफ अप करती है, राइट, बाहर की तरफ उठाती है, ठीक है। और जो हमारा डायफ्राम है मसल जो है वो नीचे की तरफ जाती है, तो ये दोनों मसल इन्वॉल्व हो रही है। अगर मुझे इंस्पिरेशन को कंट्रोल करना है तो मुझे इन दोनों मसल्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, मैंने कंट्रोल कर लिया, क्लियर है। अब बात आती है किसकी, हमारी वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप की, ठीक है, जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है फोर्सफुल ब्रीथिंग मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन को कंट्रोल करता है, राइट। अब मुझे पता है कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन में कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती थी, तो मुझे कंट्रोल क्या करना पड़ेगा, किसको, कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल, सारा पढ़ा चुकी हूं बेटा मैं पहले ही, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ किसके कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा मुझे, कौन सा, ये कलर है ना, हाँ, इंटरनल, क्योंकि हमने बोला था, मैंने क्या बोला था, E फॉर आई, I फॉर E, क्या बोला था मैंने, E फॉर आई,
I फॉर E, E मतलब एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन में कौन सी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व होती है, इंस्पिरेशन I फॉर E, इंस्पिरेशन में कौन सी होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो इंस्पिरेशन में कौन सी है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सपिरेशन में कौन सी है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। बस E फॉर I फॉर E से आपको याद रखना है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। फोर्सफुल ब्रीथिंग है तो कौन सी मसल और इन्वॉल्व होगी, जल्दी बताइए। ऑब्वियस सी बात है मैम, एब्डोमिनल मसल, राइट। IIM के साथ एब्डोमिनल मसल्स भी तो इन्वॉल्व होती है, तो हमें इन दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट, इन दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा। चलिए तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? चलिए बिल्कुल नहीं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। हम आगे बढ़ जाएं क्या, बताइए। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं पोन्स की। किसकी बात कर रहे हैं? पोन्स की। तो हमारा मेड्यूला ऑब्लंगेटा तो हो गया, अब बात करेंगे हम पोन्स की। तो पोन्स कैसे कंट्रोल करता है देखते हैं। पोन्स जो है बेटा, पी से पोन्स, पी से मैंने क्या बोला था, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, पी से पोन्स, पी से न्यूमोटैक्सिक सेंटर। मैम कैसी बातें कर रहे हो, न्यूमोटैक्स, बेटा पोन्स में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, और न्यूमोटैक्सिक की जो स्पेलिंग है वो भी किससे स्टार्ट होती है, बताइए, पी से। तो ये क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंट्रल, राइट। ये क्या करता है, जल्दी बताइए, ये क्या करेगा? इसे मैं कहती हूं स्विच ऑफ सेंटर। इसे मैं क्या कहती हूं, स्विच ऑफ सेंटर। इसे क्या कहती हूं बेटा मैं, यहां प्रेजेंट होता है स्विच ऑफ सेंटर। बेटा ये किसका स्विच ऑफ सेंटर है, इंस्पिरेशन का स्विच ऑफ सेंटर है। ये किसका स्विच ऑफ सेंटर है, इंस्पिरेशन का स्विच ऑफ सेंटर है। मतलब ये क्या करता है, इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कि अगर ये चाहता है कि जो रिदम है, राइट, रेट ज्यादा हो, ड्यूरेशन कम हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिग्नल पहुंचाएगा मेड्यूला ऑब्लंगेटा को, और मेड्यूला ऑब्लंगेटा में जो क्या प्रेजेंट है, वहां पर जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उससे बोलेगा कि जो इंस्पिरेशन है उसका ड्यूरेशन कम कर दो। क्या करेगा, इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम कर दो। तो ये क्या करता है, इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। समझ में आया क्या? हमने देखा था इंस्पिरेशन को कंट्रोल, जो नॉर्मल इंस्पिरेशन है उसे कंट्रोल कर रहा था डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जो कि मेड्यूला ऑब्लंगेटा में था। बिल्कुल सही है, ठीक है। बट न्यूमोटैक्सिक का काम भी यही है। न्यूमोटैक्सिक क्या देखता है, जैसे कि मैं भाग रही हूं, अभी देखो मैं बिल्कुल शांत हूं, अभी मैं बिल्कुल शांत हूं, तो मेरे अंदर नॉर्मल ब्रीथिंग चल रही है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, पोन्स बिल्कुल आराम से बैठा है, मेरे को कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल कर रहा है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। कौन कंट्रोल कर रहा है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा का डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्या कंट्रोल कर रहा है, मेरी नॉर्मल इंस्पिरेशन को, ठीक है। बट अब मुझे जल्दी जल्दी काम करना है, मुझे पता है कि भाई जल्दी से खत्म करना है, मेरे को ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो रही है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो ज्यादा कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी, थोड़ा शांत, थोड़ा शांत। अब मेरे को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो मेरे को ज्यादा कैटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होगी मेरे सेल के अंदर। मेरे सेल के अंदर कैटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो मुझे जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी, है ना। अब ये मेरे को बार बार करना पड़ रहा है, ठीक है। मैं भाग रही हूँ भाग रही हूँ भाग रही हूँ। अब मैं जब भाग रही हूँ बहुत ज्यादा, तो मेरी सांस लंबी लंबी चल रही है कि जल्दी जल्दी चल रही है, ऐसी नहीं चलेगी। अब तो ये मैं कोई अनुलोम विलोम नहीं कर रही हूं, ठीक है, या कपालभाति नहीं कर रही हूं। मेरी सांस जब मैं दौड़ूंगी तो तेज चलेगी। तेज का मतलब क्या है, फास्ट हो जाएगा रेट। अभी जैसे कि हमने देखा था कि 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स हम क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, तो ये रेट बढ़ जाएगा। रेट बढ़ गया मतलब उसी 1 मिनट में अब मैं ज्यादा टाइम रेस्पायर करूंगी।
हो सकता है मैं 20 बार रेस्पायर करूं, 25 बार रेस्पायर करूं, तो मेरा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया, ड्यूरेशन कम हो गया, राइट। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि ये पोन्स बोलता है किसको? मेडुला ऑब्लोंगाटा को, कि भाई तुम्हें क्या करना है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर तुम्हारे पास है, तुम्हें क्या करना है, ड्यूरेशन को कम करना है। क्या करना है? ड्यूरेशन को कम करना है। जल्दी जल्दी रेस्पायर कराओ कि जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आ सके, राइट। क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। ओके, चलिए, तो यहां पर हुआ क्या, हमने क्या देखा कि यहां पर क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है, जो कि क्या है, स्विच ऑफ सेंटर, ठीक है, क्या है, स्विच ऑफ सेंटर प्रेजेंट है। ओके, ये क्या करता है, स्टॉप करता है किसको, इंस्पिरेशन को। तो ये क्या कराएगा, ये क्या कराएगा, स्टॉप कराएगा इंस्पिरेशन को। तो यहां पर मैम ये तो समझ में आ गया कि पोन्स जो है, पी से पोन्स, पी से न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये क्या है, स्विच ऑफ सेंटर है, ये स्टॉप करता है इंस्पिरेशन को। कैसे स्टॉप करता है? ये पहुंचाता है सिग्नल किसके पास, मेडुला जो ऑब्लोंगाटा है उसके डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के पास। क्या पहुंचाता है, सिग्नल पहुंचाता है कि भाई जो इंस्पिरेशन हो रही है ना, उसको क्या करो, उसका ड्यूरेशन कम कर दो, राइट। क्लियर है? अब देखिए मैं क्या बोल रही हूं कि अगर सपोज इफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज हाइपर एक्टिव, अब ये सेंटर मतलब पोन्स वाला जो है ये हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो क्या होगा, इज हाइपर एक्टिव, तो क्या होगा यहां पर, यहां क्या होगा, जल्दी बताइए। ये क्या करेगा बेटा, इंक्रीज रेट ऑफ रेट ऑफ ब्रीथिंग, क्या करेगा, रेट ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज करेगा। मतलब यहां पर नंबर ऑफ इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन को इंक्रीज कर देगा। रेट ऑफ ब्रीथिंग का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंस्पिरेशन and expiration XP increases पर मिनट। मतलब जैसे कि 12 से 16 बार हम क्या कर रहे थे, ब्रीथिंग कर रहे थे 1 मिनट में। तो अब ये ब्रीथिंग का रेट जो है, मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन 1 मिनट में क्या हो जाएगी, ज्यादा बार होगी। क्या होगी, ज्यादा बार पर मिनट, राइट। इंक्रीजेस पर मिनट। अब ये कैसे इंक्रीज हो रहा है पर मिनट, बाय डिक्रीजिंग ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन क्या कर रहे हैं हम, कम कर रहे हैं, जिससे हमारी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है, ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। तो हमने क्या करा, यहां पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है पोन्स में। तो ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है इसे हम स्विच ऑफ सेंटर कहते हैं, क्योंकि ये स्टॉप करता है इंस्पिरेशन को। कैसे स्टॉप करता है, ये सिग्नल पहुंचाता है मेडुला ऑब्लोंगाटा के डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को और कहता है भाई इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम करो, इंस्पिरेशन को क्या करो, बढ़ाओ,
टाइम रेट बढ़ाओ, राइट, टाइम कम करके रेट को बढ़ाते जाओ। क्लियर है? तो अगर यहां पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है हाइपर एक्टिव हो जाता है तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रेट ऑफ ब्रीथिंग को। रेट ऑफ ब्रीथिंग का मतलब क्या है, पर मिनट में ब्रीथिंग का रेट, मतलब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन ज्यादा टाइम करेगा। अब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन ज्यादा टाइम करने के लिए ड्यूरेशन को कम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, मैं बताती हूं। जैसे कि अभी मैं 1 मिनट की बात करूं तो अगर मैं लंबी लंबी सांस लूंगी, देखिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, मतलब मुझे इतनी टाइम में इतनी ब्रीथिंग हुई। बट अगर मैं ये ड्यूरेशन कम कर दूं, देखिए, तो अब मैं ज्यादा बार क्या कर पा रही हूं, ब्रीथिंग कर पा रही हूं। तो मैंने ड्यूरेशन कम किया तो रेट बढ़ गया, राइट, ड्यूरेशन कम किया तो रेट बढ़ गया। मतलब ड्यूरेशन और रेट, जहां हम बात कर रहे हैं ड्यूरेशन और रेट की, ये इनवर्स हो गए, राइट। हमें रेट बढ़ाने के लिए ड्यूरेशन को कम करना पड़ेगा। मुझे यहां क्या करना है, जल्दी बताइए। मुझे रेट बढ़ाना है, मुझे ब्रीथिंग रेट बढ़ाना है। मुझे क्या करना है, जल्दी बताइए। मुझे ब्रीथिंग का रेट बढ़ाना है, मुझे ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करना है, रेट इंक्रीज करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रीथिंग का ड्यूरेशन कम करना पड़ेगा। ड्यूरेशन कम करना पड़ेगा, राइट। इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये समझ पा रहे हैं ना आप, ये समझ पा रहे? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, इतना हुआ। अब हम बात करते हैं केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग की। किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, अब मैं बात कर रही हूं किसकी, केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग की। किसकी बात कर रही हूं, केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग की। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं अब केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। तो केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग जो है, राइट, किसकी बात कर रही हूं मैं, केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग की मैं बात करूं तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन किस पर बेस है, जल्दी बताइए, किस पर बेस्ड होगा, यहां पर कीमो रिसेप्टर पे बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन कीमो रिसेप्टर, राइट, बेस्ड ऑन कीमो रिसेप्टर। तो यहां पर केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग जो है वो किस पर बेस है, कीमो रिसेप्टर पर। ये कीमो रिसेप्टर जो है बेटा, ये किससे इफेक्ट होते हैं, राइट, इनके ऊपर किसका असर होता है, तो इनके ऊपर असर होता है एक तो हमारे CO2 के होने से और दूसरा H+ आयन के कंसंट्रेशन से, राइट। तो इनके ऊपर, इन कीमो रिसेप्टर के ऊपर इन दोनों का असर होता है। मतलब इनको लेकर ये क्या है, सेंसिटिव है। क्या है, इनको लेकर ये क्या है, सेंसिटिव है। किसको लेकर, CO2 प्लस H+ आयन कंसंट्रेशन। अब मैं बात कर रही हूं किसकी, केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग की। तो यहां पर हमने क्या बोला, कीमो रिसेप्टर की मैंने बात करी है, राइट, किसकी बात करी है, कीमो रिसेप्टर की। तो यहां पर ये जो कीमो रिसेप्टर है, ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 जगह होते हैं कीमो रिसेप्टर्स, राइट। ये कीमो रिसेप्टर्स जो है बेटा, ये 2 जगह होते हैं। पहला कहां होता है और दूसरा कहां होता है, अभी देखते हैं। चलिए, पहला जो कीमो रिसेप्टर है ये है केमिकल कीमो रिसेप्टर, कौन सा,
सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। दूसरा है पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर। क्या है? पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर। ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होता है? ब्रेन में, राइट? तो हमें क्या लिखना है? ये कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन द ब्रेन, प्रेजेंट इन ब्रेन। और पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट in carotid artery and aorta। मतलब ये कहां प्रेजेंट होता है? कैरोटिड आर्टरी एंड एओर्टा में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब इसका काम क्या है? देखिए ये कैसे फंक्शन करता है। ये फंक्शन कैसे करता है देखिएगा। यहां पर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो क्या होता है बेटा, जब यहां पर H+ आयन का कंसंट्रेशन या CO2 का कंसंट्रेशन, राइट, CO2 या H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, राइट, क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? कहां बढ़ता है ये? CSF में, राइट। CSF का फुल फॉर्म क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, राइट। अगर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा? CO2 या H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कौन एक्टिवेट होगा? कौन सा? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, राइट। कौन एक्टिवेट होगा? जल्दी बताइए। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। अब मैं बात करती हूं यहां की। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या बोला? अगर H+ या CO2 का कंसंट्रेशन, CO2 प्लस H+ आयन का कंसंट्रेशन कहां इंक्रीज होता है? इंक्रीज इन ब्लड, इंक्रीज इन ब्लड, तो कौन एक्टिवेट होगा? देखिए एओर्टा और कैरोटिड आर्टरी, तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड की बात हो रही है, तो यहां पर कौन एक्टिवेट होगा? पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर। कौन एक्टिवेट होगा? पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर, राइट बेटा। हमने क्या बोला? केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग जो है वो बेस्ड ऑन कीमो रिसेप्टर। ये कीमो रिसेप्टर जो है ये किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? CO2 प्लस H+ आयन कंसंट्रेशन के लिए। यहां पर दो प्रकार के कीमो रिसेप्टर होते हैं। एक प्रेजेंट होता है कहां पर? ब्रेन में, जैसे हम सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट होता है पेरीफेरी में, जैसे हम पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर, मतलब कहां प्रेजेंट होता है? कैरोटिड आर्टरी एंड एओर्टा में जो प्रेजेंट होता है उसे हम पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, यहां पर हमने बोला CO2 या H+ आयन का कंसंट्रेशन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में बढ़ जाता है तो कौन एक्टिवेट होता है? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। अगर यहां पर H+ या CO2 का कंसंट्रेशन कहां पर बढ़ जाता है? ब्लड में बढ़ जाता है तो कौन एक्टिवेट होता है? हमारा पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर, राइट बेटा। अब देखिए होगा क्या? इन दोनों के एक्टिवेट तो हो गए, समझ में आ गया। इनके एक्टिवेट होने से होगा क्या? यहां हम बात कर रहे हैं, एक मिनट, इन दोनों के, ये क्या हो गया? ठीक है, ओके, चलिए। अब ये दोनों एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, या कोई एक्टिवेट होता है तो इससे होगा क्या? इसका काम क्या होगा? यहां ये क्या करेगा?
ये क्या करता है बेटा, एक्टिवेट मेड्यूला, सारे के सारे मेड्यूला ऑब्लंगाटा पे ही डिपेंड करते हैं, एक्टिवेट मेड्यूला ऑब्लंगाटा, राइट। तो इसने किसको एक्टिवेट कर दिया, मेड्यूला ऑब्लंगाटा को एक्टिवेट कर दिया। इससे क्या होगा, राइट, इससे क्या होगा, अब इसने इसको एक्टिवेट कर दिया तो काम क्या होगा भाई, यहां पर देखिए, यहां पर क्या होने वाला है, इंक्रीज रेट, या हम बात करें इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, राइट, क्या हो जाएगा, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, क्योंकि CO2 ज्यादा हो गई हमारे अंदर, CO2 ज्यादा हो जाती है तो CO2 को बाहर निकालना पड़ेगा ना, बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा ब्रीथिंग करनी पड़ेगी कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए, क्योंकि वो हमारे लिए टॉक्सिक है। H+ आयन कंसंट्रेशन जो है वो अगर बढ़ गया तो दिक्कत वाली बात होगी ना, एसिडिक मीडियम हो जाएगा, तो हमें उसे भी कंट्रोल करना है। तो इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो है ये एक्टिवेट करते हैं मेड्यूला ऑब्लंगाटा को कि भाई इंक्रीज करो ब्रीथिंग रेट को, क्योंकि ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज क्यों कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, ये क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं रेस्पिरेशन के रेट को, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए तो अब हम चलते हैं हमारे थ्योरी वाले पार्ट पर। ओके, तो हमने ये चीज तो पढ़ चुके थे, आगे देख लेते हैं इनका क्या कहना है, इनका क्या कहना है बेटा। A specialized center present in the medulla region of the brain is called respiratory rhythm center। तो बेटा एक स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन, जो है हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन है, राइट। तो हमारे यहाँ पर फोर ब्रेन में या मिड ब्रेन में, जल्दी बताइए, मिड ब्रेन में, एम से मिड ब्रेन, एम से मेड्यूला ऑब्लंगाटा, पक्का यही है क्या। हाइंड ब्रेन में किसका पार्ट होता है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा, जल्दी बताइए। सेरिब्रम किसका पार्ट होता है, जल्दी बताइए, बहुत अब मैं बेसिक सब पूछ रही हूँ। सेरिब्रम किसका पार्ट होता है, मिड ब्रेन का पार्ट कौन होता है, एंड हाइंड ब्रेन का पार्ट कौन होता है, पोन्स, मेड्यूला, पोन्स एंड सेरिबेलम, ये तीनों की तीनों किसके पार्ट होते हैं, हाइंड ब्रेन के। किसके पार्ट होते हैं, हाइंड ब्रेन के। तो ये तीनों हमारे क्या है, हाइंड ब्रेन के पार्ट है। कौन कौन से, पोन्स, मेड्यूला, राइट, एंड हमारा क्या हो जाएगा, सेरिबेलम, ये तीनों किसके पार्ट है, हाइंड ब्रेन के। तो यहां पर यही चीज बोली गई है कि एक स्पेशलाइज सेंटर होता है, कहां प्रेजेंट होता है, मेड्यूलर रीजन में। मेड्यूलर रीजन कहां प्रेजेंट है, हाइंड ब्रेन में, और इस मेड्यूला में क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करता है, राइट। तो इनका कहना है इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। तो यहां पर यही मेड्यूला ऑब्लंगाटा जो है ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। क्लियर है, आगे देखिए, अनदर सेंटर प्रेजेंट, प्राइमरी सेंटर कौन होगा, याद रखना प्राइमरी वर्ड, राइट। प्राइमरी कौन है हमारा, मेड्यूला, कहां गया प्राइमरी, मेड्यूला, ठीक है। दूसरा सेंटर कहां पर प्रेजेंट होता है, पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, जिसे हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। मेड्यूला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, पोन्स में पी से पोन्स, पी से न्यूमोटैक्सिक, राइट, पी से न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो पोन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स। मतलब ये क्या करता है, ये जो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये मॉडरेट कर सकता है किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, राइट। मतलब मेड्यूला को मॉडरेट करता है। मैंने बोला ना ये सिग्नल पहुंचाता है, मैंने कहा था ना ये सिग्नल पहुंचाता है कि भाई स्टॉप करो इंस्पिरेशन को। किसको सिग्नल पहुंचाता है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा को, ठीक है, क्लियर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां पर ये सिग्नल पहुंचा रहा है किसको, जल्दी बताइए,
किसको पहुंचा रहा है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा को। इतना क्लियर हुआ बेटा? जल्दी फटाफट इसी बात पे सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब इन्होंने क्या बोला, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस। किस सेंटर की बात कर रहे हैं ये? फ्रॉम दिस सेंटर मतलब ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कि कहां पर प्रेजेंट है, पोन्स में प्रेजेंट है, राइट। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर की ये बात कर रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूरोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन। मैंने कहा था ना ये ड्यूरेशन को कम करता है। किसके ड्यूरेशन को? इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम करता है, एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, राइट। तो ये कैसे जो हमारा इंस्पिरेशन है इसके ड्यूरेशन को कम करेगा? सिग्नल पहुंचाकर। किसको सिग्नल पहुंचाकर? मेड्यूला ऑब्लंगाटा के डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को सिग्नल पहुंचा के, नॉर्मली हम याद रखें मेड्यूला ऑब्लंगाटा को सिग्नल पहुंचाकर ये इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम कर देता है, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं? अब देखिए इनका कहना क्या है, अ कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड। कीमोसेंसिटिव एरिया कहां सिचुएटेड होता है? एडजेसेंट टू रिदम सेंटर। कहां पर होता है? एडजेसेंट टू रिदम सेंटर इज हाईली सेंसिटिव। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है बेटा, किसके लिए? CO2 के लिए और हाइड्रोजन आयन के लिए। कौन? कीमोसेंसिटिव एरिया जो है ये काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है CO2 एंड हाइड्रोजन आयन के लिए, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? चलिए अब देखिए क्या कह रहे हैं ये, इंक्रीज इन दीज सब्सटेंस। किसकी बात कर रहे हैं? कौन से दीज सब्सटेंस है? इंक्रीज इन दीज सब्सटेंस मतलब CO2 एंड H+ आयन का कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो इंक्रीज इन CO2 एंड H+ आयन सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, राइट। तो अगर इनका कंसेंट्रेशन बढ़ता है, राइट, तो ये किसको एक्टिवेट कर देंगे? हमारे कीमोसेंसिटिव एरिया को, राइट, विच इन टर्न्स कैन सिग्नल द रिदम सेंटर। बेटा सब किसको सिग्नल पहुंचा रहे हैं? रिदम सेंटर को। सारे के सारे कंप्लेन किससे कर रहे हैं? रिदम सेंटर को, जो कि कहां प्रेजेंट है? मेड्यूला में। तो एट द एंड है तो हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी हमारा कौन सा? कीमोसेंसिटिव एरिया वाला जो है, ये सब प्रेजेंट तो है, बट ये सारे के सारे सिग्नल किसको पहुंचा रहे हैं? जल्दी बताइए। हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, जो कि कहां प्रेजेंट है? मेड्यूला ऑब्लंगाटा में। टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, ये उससे बोलता है, कंप्लेन करता है कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात है, यहां पर इनका कंसंट्रेशन बढ़ गया है, एडजस्टमेंट करो, राइट। तो बोलता है ठीक है भाई, सुन लिया। तो यहां पर इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दीज सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड, जिससे क्या होगा? ये सब्सटेंस को एलिमिनेट कर पाए। तो उस प्रकार से जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो सारी फंक्शंस को रेगुलेट करता है, मतलब रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, राइट। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विथ एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी आल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 and H+ ion concentration and send necessary signal to the rhythm center of remedial action। तो ये कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? इन्हें हम कहते हैं पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स। ये क्या है? पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स है, ठीक है। और सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन में। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन में। क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ये और ये दोनों क्या है? पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं। अब देखिए इनका कहना क्या है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन। ये पॉइंट को आपको याद में रखना है, आपकी एनसीईआरटी में इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। बेटा डायरेक्ट उठकर आता है और डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनता है, लाइन सीधी की सीधी आ जाती है कि क्या भाई यहां पर जो ऑक्सीजन का रोल है वो कैसा है
यहाँ पर रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन का रोल जो है वो क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है। ये बहुत ही जरूरी है आपको याद रखना, राइट। यहाँ पर इतना ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट किसका नहीं है बताइए, जल्दी बताइए। ऑक्सीजन का। किसका ज्यादा है? CO2 प्लस H प्लस आयन के कंसंट्रेशन का। क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? ओके, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो अब आती है हमारे क्वेश्चन की बारी। तो क्वेश्चन की बारी आ चुकी है, तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द कॉन्टेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। ओके, तो यहां हमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिया है और हमें यहां कॉलम 1 एंड कॉलम 2 की क्या करानी है? मैचिंग करानी है। क्या करानी है? मैचिंग करानी है। बिल्कुल करा देते, क्या दिक्कत है? ट्रैकिया क्या है? यहां पर ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया क्या बोल रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्वियुलर एयर, एटीपी, कार्टिलेजिनस रिंग, नो। अभी हम देखेंगे आगे। ऑब्लंगाटा, लैरिंक्स, लंग्स, इथेनॉल, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। तो ट्रैकिया क्या है बेटा? यहां ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया में क्या प्रेजेंट होती है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट होती है। ट्रैकिया में क्या होती है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग। ईस्ट जो है ये क्या कराती है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराती है और क्या बनाती है? इथेनॉल। तो ये भी हो गया, ठीक है। पिजन, कबूतर, कबूतर जो है ये लंग्स के थ्रू रेस्पायर करेगा, और कहीं तो ऑप्शन नहीं दिया कुछ और। हाँ चलिए, तो ये लंग्स के थ्रू रेस्पायर करेगा। डी है ना ये? एक मिनट, कुछ छूटा है क्या? ओ ओके ओके, एक मिनट बेटा, यहाँ ये बी ऑप्शन छूट गया, ठीक है, बी ऑप्शन छूट गया। रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर अभी हमने देखा था कहाँ प्रेजेंट होता? मेडुला ऑब्लंगाटा में। ईस्ट जो है इथेनॉल प्रोड्यूस करती है, कब? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। पिजन जो है ये लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है। फिश जो है गिल्स, कहीं गिल्स दिया है या बताइए, गिल्स दिया है क्या? कहीं नहीं दिया है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं? बायोलॉजिकली यूजफुल एनर्जी क्या है हमारी? F, ठीक है, ATP। 100 mm ऑफ Hg, 100 mm ऑफ Hg। और हम क्या कर रहे हैं? वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा? लैरिंक्स में। तो H, ओके। 100 mm ऑफ Hg 104 होता है वैसे तो, बट ठीक है। 100 mm ऑफ Hg क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्वियुलर एयर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्वियुलर एयर। उसके अलावा बचा हमारा क्या? फिश। तो फिश का क्या दिया है बेटा? ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं ये। अब यहां पर आपको गिल्स नहीं मिला था, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसीलिए मैंने बाकी ऑप्शन पहले कराए और आखिरी में ये कराया। तो यहां से आपका कंफ्यूजन मिट जाएगा कि यहां पर फिश कौन से लेवल पर है? ई पर, राइट। तो यहां पर ब्रोंकियल रेस्पिरेशन जो है वो किस में होगी? फिश में, क्योंकि यहां पर यही हमारा बन रहा है। अगर यहां पर गिल्स दिया होता तो आप इजीली क्या कर पाते? रिकॉग्नाइज कर पाते, बट अभी नहीं दिया था तो आपको दूसरे पहले मैच करने थे, दूसरे मैच करके फिर आखिरी में आप इसको मैच कर सकते थे, ठीक है। चलिए, तो हम देख लेते हैं ए का क्या है। ए का क्या दिख रहा है बेटा आपको? थर्ड, ए का थर्ड। बी का क्या है? बी का है फोर्थ। सी का क्या है? सी का है बेटा सेवेंथ। सी के बाद डी, डी कहां है? सिक्स्थ। ई, एफ, जी, आई थिंक एच तक है ना? एच है ना? ई यहां पर क्या हो जाएगा? एट्थ, राइट। ई के बाद एफ जो है वो कहां है हमारा? सेकंड। जी कहां है? फर्स्ट। और एच कहां है? फिफ्थ। आप कंफ्यूज तो नहीं होगे? जहां पर भी आपको कंफ्यूजन हो प्लीज आप उसे स्किप करके पहले दूसरे लगाइए। अगर आपको दूसरे मिल जाते हैं सारे तो आखिरी में सिंपल सी बात है वही आपके पास एक ऑप्शन बचता है। इसको इसी तरीके से करना है ना बेटा? क्योंकि यहां पर आप आगे फेस करोगे कि आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपने पढ़े हुए हैं, बट वो पढ़ने से नहीं, हमें अप्लाई करने से पता चलता है। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर हम देख लेते हैं ऐसा कुछ बन रहा है कि हमारा 3, 4, 7, 6, 8, 2, 1 एंड 5 पहला ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे फर्स्ट।
राइट। फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ऑप्शन 1 क्या है हमारा करेक्ट आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी बताइए। बेटा ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन मैं इसीलिए लेकर आती हूँ कि मेरे बच्चा जो है ना, जब क्वेश्चन लगाए तो वो ये परेशानी फेस ना करे, मैं पहले ही उसे बता दूं कि आपको करना कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ओके, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है। चलिए, मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। ये देखिए, मैंने इसीलिए पढ़ाए थे क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते सीधे आगे ना, हैमबर्गर फेनोमेना। अगर मैं नहीं बताती तो कैसे करते इसको, आपके एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्या है? इंस्पिरेशन है, हैमबर्गर प्रोसेस है, फिनोमेना है, या डिफ्यूजन ऑफ क्लोराइड इनटू आरबीसी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्टिलेज, न्यूमोटैक्सिक या एक्सपिरेशन। सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है किससे मिलता है? हीमोग्लोबिन से मिलता है। तो क्या बनता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। मैंने बोला था बेटा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मत बोल देना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड की कंडीशन में बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट, डायफ्राम। डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम से रिलेटेड अभी हमें इनमें से तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, बट एक्सपिरेशन समझ में आ रहा है कि एक्सपिरेशन में डायफ्राम रिलैक्स होता है, राइट, डोम शेप का हो जाता है। तो अभी तो यही ऑप्शन दिख रहा है मैम हमें। ठीक है, बिल्कुल। ओ, अभी मैंने एक और चीज देख ली मन की आंखों से कि भाई एक्सपिरेशन में तो यहाँ पर डायफ्राम जो होता है वो क्या होता है? रिलैक्स होता है, डोम शेप होता है। बट इंस्पिरेशन भी तो ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, तो ये भी क्या हो जाएगा? बी। क्यों? क्योंकि इंस्पिरेशन में डायफ्राम जो है ये कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है और कैसा हो जाता है? फ्लैट शेप का हो जाता है। कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैट शेप का हो जाता है। ठीक है, फ्लैट हो जाता है। वहीं पर यहां हमने कहा तो ये कैसा होता है? रिलैक्स एंड डोम शेप। रिलैक्स, डोम शेप, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं? अब नेक्स्ट है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स कहते हैं। साउंड बॉक्स बना होता है कार्टिलेज से। कितने कार्टिलेज? 9 कार्टिलेज से, जिसमें 3 कार्टिलेज पेयर्ड में होते हैं और 3 अनपेयर्ड होते हैं। देख लेते हैं कहां दिया हुआ है लैरिंग्स कार्टिलेजेस, राइट। पोन्स, वेरोली, अरे याद आया, पोन्स, पी से पोन्स, और अभी तो पढ़ा है मैम पी से न्यूमोटैक्सिक। मैम कैसी बात कर रहे हैं? न्यूमोटैक्सिक है, एन से स्टार्ट होगा ना बेटा, पी साइलेंट होता है, राइट। तो पोन्स जो है उसमें कहीं न्यूमोटैक्सिक दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये कौन सा है? डी, राइट, डी हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके मैम, इतना समझ में आ गया। ई जो है वो क्या है? क्लोराइड शिफ्ट। तो क्लोराइड शिफ्ट का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ क्लोराइड इनटू आरबीसी। तो ये हो गया ई। और इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को हमने क्या कहा था? हैमबर्गर्स फिनोमेना। तो ये भी तो ई हो गया। तो बेटा ये मत सोचना ये 2 खाली है, क्योंकि यहां पर डायफ्राम के 2 आंसर है एंड क्लोराइड शिफ्ट के 2 आंसर है। तो ये खाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिखना भूल गई है मैम, मैम को पता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने क्या देख लिया? ए जो है, ए का क्या हो जाएगा? 4th, ठीक है। बी जो है, बी का क्या हो जाएगा? 1st और 7th, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा? सी कहां गया? सी 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 5th। डी का क्या हो जाएगा? डी 6th। एंड ई का क्या हो जाएगा बेटा? ई 2nd एंड 3rd, 2nd एंड 3rd, राइट। यही आंसर है आपका। जल्दी बताइए। तो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? कहीं दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं एक बार और हम आंसर चेक कर लेते हैं। ओके, आंसर चेक कर लेते हैं मैम। तो देखते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन बन रहा है क्या? ए का 4th, ठीक है। बी का 1st और 7th, सी का 5th है, डी का 6th है और ई का 2nd एंड 3rd। फर्स्ट आंसर ही हमारा क्या है? करेक्ट है, राइट। फर्स्ट आंसर ही क्या है? करेक्ट बेटा। इसी बात पे जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, फटाफट सेशन को लाइक कीजिए। क्या इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको पता है, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आई हूं कि मेरे बच्चों को आगे कोई भी परेशानी ना हो क्वेश्चंस करने में, राइट। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, पढ़ लेते हैं। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विथ एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। तो एओर्टिक
एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी जो है कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन, किसमें चेंजेस होते हैं? तो यहां पर मैम अभी आपने बताया था, लास्ट जब पढ़ाया था आपने, तो आपने बताया था कि रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी, इन्हें तो हम कहते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। क्या कहते हैं? पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, राइट। और ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर जो है बेटा, क्या पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर जो है ये सेंसिटिव होते हैं किसके लिए? CO2 के लिए और H+ आयन कंसंट्रेशन के लिए। क्या मैंने पढ़ाया है? जल्दी बताइए, पढ़ाया है ना? तो बिल्कुल यही तो हमें देखना है, यहां पर देख लेते हैं। चलिए, तो यहां पर इन्होंने क्या बोला है? रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन ऑक्सीजन, CO2 नहीं, ऑक्सीजन का क्या बोला था? यहां पर ऑक्सीजन का रोल जो है क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है, राइट। तो नहीं, यहां पर ये भी कैंसिल हो गया। H+ आयन एंड CO2, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहां पर फोकस करते हैं हम, ठीक है, यहां पर फोकस करते हैं। एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू रिदम सेंटर या जो एप्न्यूस्टिक सेंटर होते हैं उसको भेजता है। किसको भेजता है? हमने अभी पढ़ा था रिदम सेंटर को ये सिग्नल भेजता है, राइट। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। किसको भेजता है? रिदम सेंटर को, राइट। एप्न्यूस्टिक सेंटर को नहीं, किसको भेजेगा? रिदम सेंटर को। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? इसी बात पे सेशन को लाइक एंड शेयर मत करना भूलना, राइट, भूलना मत, है ना। नहीं तो बोले मैम आपने तो बोला कि नहीं करना, नहीं बेटा करना है, बिल्कुल करना है। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स 1 to 4 विद सर्टेन मिस्टेक्स इन 2 of them। ठीक है भाई, कुछ मिस्टेक्स है, उन मिस्टेक्स को हमें नोटिस करना है, हमारा तो काम ही ये है। चलिए, अ वाटर ब्रीथर expends much more energy in ventilating its respiratory surface than an air breathing one। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, lungs become empty after forceful expiration। क्या lungs जो है वो पूरे तरीके से खाली हो जाते हैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन के दौरान? मुझे क्या पता, आप बताएंगे ये चीज तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन 3 है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स इज इंटरप्टेड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। कि भाई एक्सपिरेशन के दौरान जो गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स का, राइट, जो लंग्स में एल्वियुलर लेवल पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, क्या वो इंटरप्ट हो जाता है? किसके? ड्यूरिंग एक्सपिरेशन के दौरान। या ऑप्शन 4 है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट आर कंट्रोल्ड बाय, रेस्पिरेटरी मूवमेंट आर कंट्रोल्ड बाय CO2 कंसंट्रेशन ऑफ एट्रियल ब्लड। जल्दी बताइए भाई क्या होगा? कहां कहां कुछ कुछ गलती दिख रही है मुझे, वो गलती बताइए। तो इनका कहना है 1 से 4 के बीच में कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स है, उसको सुधारना है। भाई यहां पर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होता, मैंने पढ़ाया है, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, कुछ फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम कुछ पढ़ाया है, इवन मैंने डेड स्पेस भी बताया आपको। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, यहां पर एक्सपिरेशन के होने से यहां पर गैसेस का एक्सचेंज जो है वो इंटरप्ट नहीं होता। तो ये भाई ये तो गलत लग रहा है, ये तो क्या है? गलत। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो हमें कौन कौन सा था वो? 2 और 3 था ना, 2 और 3 देख लेते कहीं है ऑप्शन। मेरे को तो दिख रहा है बी ऑप्शन, राइट। 2 और 3 हमें गलत दिख रहा है, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं मिस्टेक्स। बिल्कुल 2 और 3 में मिस्टेक्स जो थी मैंने आपको बता दी है, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए, आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए, काफी भारी भारी से स्टेटमेंट्स है, एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है, हमने देखा था मेड्यूला ऑब्लंगाटा में 2 रेस्पिरेटरी ग्रुप था, एक डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ मेड्यूला ऑब्लंगाटा कैन कॉज बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। भाई ये तो किसको कॉज करता है? एक्सपिरेशन। कौन सी एक्सपिरेशन?
फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ओके, द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंस्टिट्यूट द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी। ओ भाई क्या बोल दिया ये, क्या 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 चाहते हो आप, क्या चाहते हो, कुछ भी बोल रहे हो, एक्सचेंज नहीं, कंडक्टिंग, क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टिंग। यार इतने अच्छे से पढ़ा है हमने, ये तो घुमाना चाह रहे हैं हमें बेटा, यही तो बात होती है क्वेश्चन की, है ना, कि हर बच्चे को सब कुछ पढ़ा हुआ हो, उसको अप्लाई करना आए, जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पर रिवीजन प्लस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाला रूल है, तो वही चीज चल रही है यहाँ पर, समझ में आ रहा है, देख लो, ठीक है, नहीं तो फ्लो में जाते और सही कर देते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग swallowing epiglottis कैन कवर्ड बाय थिन इलास्टिक। क्या बोल दिया यार, क्या बोल रहे हैं ये, मतलब मैम हमें तो चक्कर आ रहा है भाई। ड्यूरिंग swallowing epiglottis कैन कवर्ड बाय नहीं भाई, खुद कवर करता है ये, बाय कवर, खुद कवर थोड़ी ना हो रहा है, ये कवर करता है, कवर्ड बाय इन्होंने बोला थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड ग्लॉटिस, घोर पाप यार भाई। एपिग्लॉटिस थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो कि कवर करता है किसको, ग्लॉटिस को। भाई यहाँ इंग्लिश का खेल हो गया, देख रहे हो आप, ठीक है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, बाकी सब है, ये बाय ने घुमा दिया सारा का सारा खेल, तो ये तो इंग्लिश का खेल हो गया, ठीक है। तो थोड़े से जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है वो ध्यान देना इस बात को। नेक्स्ट है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पढ़ाया बिल्कुल, कौन प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है, कौन से अनदर फैक्टर होते हैं, सब कुछ लिखवाया। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग जो है वो प्राइमरली रिलेटेड होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ना कि हमारा हाइड्रोजन या हम बात करें CO2 या टेम्परेचर, इन पर डिपेंड नहीं कर, ये तो सेकेंडरी फैक्टर हो गए। प्राइमरली किस पे डिपेंड करेगा बताइए, हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद अनदर फैक्टर जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट प्राइमरली कौन हो गया हमारा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। कहाँ क्या गड़बड़ी दिख रही है, समझ में आ गया मुझे, गड़बड़ी दिख रही है बी एंड सी में। तो ये पूछना क्या चाह रहे थे यहाँ पर, तो समझ नहीं आया मुझे पूछना क्या चाह रहे थे। अच्छा समझ में आ गया, इन्होंने पूछा है, अभी सिर्फ इतना ही बोला है कि आपको 4 स्टेटमेंट पढ़ना है, आगे बोलेंगे कुछ भी। तो पहले में हमें कुछ दिखा, दूसरे में कुछ दिखा, तीसरे में दिखा, चौथा ओके। चलिए तो एक बार देख लेते हैं क्या दिखा आपको, जल्दी बताइए क्या पूछा है इन्होंने। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है भाई, करेक्ट स्टेटमेंट। मेरे को तो 1 और 4 दिखा था, क्या दिखा था, 1 एंड 4। 1 एंड 4 कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, 1 एंड 4 दिख रहा है। गलतियां समझ में आ गई थी ना क्या थी यहाँ पर, देखिए यहां पर क्या गलती दिख रही थी मुझे क्या गलती दिख रही थी यहाँ पर, कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन जो है, ठीक है, ये बोथ इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन हम समझ लेते हैं क्योंकि वो रिदम को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, तो समझ लेते हैं। बट अगर एग्जैक्ट होता तो हम क्या बोलते हैं, ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन को कंट्रोल करता है, बट हाँ कॉज तो दोनों को कर रहा है ना, तो ये तो चल जाएगा, ओके। यहां पर मुझे जो गड़बड़ी लगी थी वो क्या लगी थी, ये लगी थी, ठीक है। यहां गड़बड़ी लगी थी मुझे ये वाली, तो मुझे बी एंड सी गड़बड़ है, उन्होंने करेक्ट पूछा तो 1 एंड डी, है ना, तो ए और डी करेक्ट लगा मुझे। देख लेते हैं ए और डी मतलब 1 और 4 कहीं करेक्ट दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है 1 एंड 4 करेक्ट दिख रहा है, देख लेते हैं एक बार। हाँ तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। कैसे करना है समझ में आया, एक एक क्वेश्चन जल्दी बताइए। तो बेटा यहीं पर हम सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको काफी अच्छा मजेदार लगा होगा, काफी अच्छे से आपने ये चीज समझ ली होगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें और क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत करने के चांसेस भी इसी टॉपिक से होते हैं। तो आपके सारे चांसेस मैंने खत्म कर दिए, राइट। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड जिन बच्चों ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स।
जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस प्लेलिस्ट में हमने क्या क्या चीजें इंक्लूड की है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस प्लेलिस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी है बट आपके एनसीईआरटी में नहीं दी गई। इसके साथ ही एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपके थ्योरी पार्ट के साथ आपका सोल्यूशन पार्ट, एमसीक्यूज पार्ट, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रांग हो, क्योंकि आप उस पर ध्यान नहीं देते तो हमने वो चांस हटा दिया है कि आप ध्यान ना दे पाए। हम ध्यान दे रहे तो ऑब्वियस सी बात है आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। उसके साथ आप डेली प्रैक्टिस कर पाए, आप डेली रिवीजन कर पाए, इस बात को अच्छे से सोच समझ के हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है, जिससे आपकी स्टडी काफी ज्यादा स्ट्रांग एंड स्मार्ट होने वाली है। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप मेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम क्लास 6 to 12th क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, तो जो भी आपके हिंदी मीडियम वाले भाई बहन हैं या दोस्त हैं, उनको बता दीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जिस पर हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। एंड सेकंड चैनल इंग्लिश मीडियम चैनल, जिस पर आप हमसे पढ़ रहे हैं, इस पर हम किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की प्रिपरेशन कराते हैं, और ये चैनल भी हमारा 100% फ्री है। इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम इन दोनों चैनल पर सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ हम इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।